हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेमपाल और आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को हम एक क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उससे संबंधित, उस एरिया से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको बताने का हर संभव प्रयास करूँगा। तो आप चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए मंडल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश मंडल, यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में मंडल की, तो मंडल जो है वो 18 हैं। 18वां मंडल की बात करता हूं तो वो हमारा अलीगढ़ है। कौन सा है? अलीगढ़। अब बात करता हूं मैं इसमें जिले की। इसमें जिले जो है 75 हैं। उत्तर प्रदेश में जिले कितने? 75। और 75वां जिला जो हमारा अमेठी है। इसके बाद बात करता हूँ उत्तर प्रदेश में गाँव की, तो गाँव है 6,40,930। 6,40,930 हमारे गाँव हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ इसमें विधान परिषद लोकसभा की सीटों की। इसमें लोकसभा की सीटें जो हैं लोकसभा की सीटें जो हैं 80 हैं। बात करता हूं राज्यसभा की सीटों की। राज्यसभा की सीटें जो हैं वो 31 हैं। बात करता हूं विधान परिषद की। विधान परिषद की जो हैं वो हमारी 100 सीटें हैं। कितनी है? 100 सीटें विधान परिषद की। बात करता हूं मैं विधानसभा की। विधानसभा की सीटें जो हैं, विधानसभा की सीटें 403 हैं। देखिए विधानसभा की सीटें अधिकतम कितनी हो सकती हैं? अधिकतम जो हो सकती हैं वो 500 हो सकती हैं, लेकिन कम से कम जो हो सकती हैं वो 60 हो सकती हैं। विधान परिषद जो है वो 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके बाद हम उत्तर प्रदेश में, देखिए एक क्वेश्चन आया था यूपीएसआई में कि भारत माता मंदिर कहाँ है। तो ये जो भारत माता मंदिर है ये हमारा वाराणसी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से कौन सा आर्टिकल अलग करता है। तो जो आर्टिकल अलग जो करता है, इसको अलग करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 जो अलग करता है। बात करते हैं 51 की। इसका राइट आंसर 50 हो जाएगा। बात करते हैं 51 की। 51 जो कहता है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में कहता है। इसके बाद बात करते हैं हम 40 की। 40 जो कहता है वो ग्राम पंचायत का गठन। 40 कहता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 44 कहता है समाल सिविल संहिता। ये लागू जो है एकमात्र राज्य जिसमें ये लागू है आर्टिकल, ये हमारा गोवा है। और गोवा की यदि मैं बात करूं तो गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अंत आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। आर्टिकल 17 की यदि बात करूं तो अस्पष्टता का अंत आर्टिकल 17 में, मतलब छुआछूत। इसके बाद 18 की, यदि आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों का अंत है। आर्टिकल 19 की यदि बात करें तो इसमें स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 में प्रेस के बारे में भी जो स्वतंत्रता है 19A इसी में दी गई है। आर्टिकल 19 में यदि इसके बाद में बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के द्वारा महाभियोग लगाया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के द्वारा लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सा आर्टिकल है ऐसा जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगा सकते हैं वो आर्टिकल 61 है। कितना है? आर्टिकल 61 महाभियोग लगा सकते हैं। अब देखिए इससे संबंधित और क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 213 क्या है? गवर्नर यानी कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है एक राज्य का। इसके बाद हम बात करते हैं 72 की। 72 में क्या है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति 72 में है। आर्टिकल 76 कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। आर्टिकल 76। इसके बाद में यदि बात करते हैं आर्टिकल 161 में क्या है? आर्टिकल 161 में गवर्नर को क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 161। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है। जो कि ऑप्शन आपके सामने है। तो दुग्ध क्रांति, देखिए दुग्ध क्रांति जो संबंधित है वो हमारी श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से। दुग्ध क्रांति जो संबंधित है वो श्वेत क्रांति से संबंधित है। इसके बाद हम बात करते हैं अमृत क्रांति की। अमृत क्रांति जो है, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है।
इसका जो राइट आंसर होगा तो वो तो ये हो जाएगा श्वेत क्रांति। इसके बाद अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से है। इसके बाद बात करते हैं हम हरित क्रांति। हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति का संबंध जो है वो खाद्यान्न के उत्पादन से है और इसकी जो स्थापना होती है वो 1967-68 में होती है। और इसकी स्थापना करते कौन है, तो करते हैं MS स्वामीनाथन। किसकी, हरित क्रांति की। इसके बाद यदि मैं बात करूँ पीली क्रांति की, तो पीली क्रांति से संबंधित जो है वो तिलहन है। तिलहन की फसलें जो है वो किससे संबंधित है, पीली क्रांति से संबंधित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ, तो बात करते हैं। देखिए बारदौली सत्याग्रह जो होता है वो होता है 1928 में। कब होता है, 1928 में। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1928 हो जाएगा। अब देखिए 1928 से संबंधित कुछ और देख लेते हैं। 1928 में क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है और नेहरू रिपोर्ट भी जो आती है वो 1928 में आती है। चलिए इससे संबंधित 1927 में क्या होता है, साइमन कमीशन का गठन होता है 1927 में। इसके बाद हम बात करूं 1942 कितना है, 1942 में क्या था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन जो आता है 1942 में आता है और भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है वो भी 1942 को ही होता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं 1930 की, 1930 कितना, 1930 देखिए 1930 में क्या होता है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में लागू होता है और नमक सत्याग्रह भी 1930 में ही लागू होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 1931 की, किसकी, 1931 की। देखिए 1931 क्या कहता है, 1931 कहता है 23 मार्च 1931 को पहली बार सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कब, 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था जो कि इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क एक संगठन है, SAARC, सार्क। देखिए सार्क बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म की, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, कॉर्पोरेशन। इसकी बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो होती है वो 1985 में होती है, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है, 1985 में होती है। इसका यदि मैं हेड क्वार्टर की बात करता हूँ, मतलब मुख्यालय की बात करता हूँ, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू में है। कहाँ, काठमांडू, ठीक है, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। अब मैं बात करता हूँ इसकी पहली बैठक की। पहली बैठक जो होती है इसकी ढाका बांग्लादेश में होती है। कहाँ होती है, ढाका बांग्लादेश में होती है। और इससे संबंधित और देखिए, इसके बाद यदि इसकी क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें, मतलब आधिकारिक भाषा की बात करें, तो इसकी भाषा जो है वो इंग्लिश है। कौन सी है इसकी आधिकारिक भाषा, इंग्लिश है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और देख लेते हैं कुछ। WTO, WHO और WTO और ILO, इन तीनों का जो हेडक्वार्टर है, मतलब जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ, जिनेवा। इसके बाद में बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हम, ढाका हो चुका है, जिनेवा, रोम इटली। रोम इटली में किसका मुख्यालय है, रोम में हमारा FAO का मुख्यालय कहाँ है, रोम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसके समय को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इसका जो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है वो हमारा कहा जाता है अकबर को। किसको, अकबर को। किसको कहा जाता है, अकबर को। इसके बाद बात करते हैं हम, अब ये इसका राइट आंसर तो अकबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं अकबर के बाद जहांगीर की। किसकी, जहांगीर। देखिए जहांगीर जो था ये न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। किसके, न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। न्याय की जंजीर किसे कहते थे, न्याय की जंजीर को, न्याय की जंजीर जहांगीर को कहते थे। और ये जो था, ये चित्रकला का इसका स्वर्णकाल जो था, वो चित्रकला का स्वर्णकाल किसका था, चित्रकला के लिए कौन फेमस था, जहांगीर। यदि बात करें इसकी, जहांगीर ने क्या करा था कि जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी, क्योंकि इन्होंने जो थी खुसरो की सहायता कर दी थी कुछ, तो इसलिए इसने जो क्या
क्या करा था कि उसे उन्हें फांसी दिलवा दी थी। इसके बाद बात करते हैं 3 नंबर ऑप्शन की। 3 नंबर ऑप्शन कहता है शाहजहां। शाहजहां जो था, शाहजहां का काल जो था वो वास्तुकला का स्वर्णकाल था। वास्तुकला का स्वर्णकाल किसका था? शाहजहां का था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैव विविधता अधिनियम कब का है? जैव विविधता अधिनियम जो बात करें किसकी? जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता अधिनियम जो है, जैव विविधता अधिनियम जो है ये हमारा है 2002 का। कब का है? 2002 का जैव विविधता अधिनियम है। बात करते हैं RTI की। RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये 2005 का है एक्ट। यदि बात करें RTE की, RTE ये 2009 का आर्टिकल है, राइट टू एजुकेशन। इसके बाद क्या है? देखिए जैव विविधता अधिनियम जो है 2002 का है, RTI एक्ट मतलब अधिनियम जो है 2005 का है, और RTE मतलब राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है वो 2009 का है। इसके बाद एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि RBI की स्थापना कब होती है? किसकी? RBI। देखिए RBI के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए इसकी स्थापना जो होती है वो 1935 में होती है। कब होती है? 1935 में इसकी स्थापना होती है। इसका जो एक्ट है ना, एक्ट वो 1934 का एक्ट है। कब का है? 1934 का एक्ट है। बात करते हैं इसके राष्ट्रीयकरण की, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है RBI का। ठीक है। यदि 25वें इसके गवर्नर की बात करते हैं, 25वें गवर्नर की बात करते हैं तो शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर हैं। ठीक है। पहले जो थे, पहले भारतीय की यदि बात करेंगे तो हमारा CD देशमुख हो जाएंगे, और बात करेंगे पहले गवर्नर की तो ओसवान स्मिथ हो जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस आर्टिकल के द्वारा संवैधानिक आपातकाल लागू किया जाता है? देखिए संवैधानिक आपातकाल या फिर राष्ट्रपति आपातकाल ये जो लगाया जाता है आर्टिकल 356 के द्वारा लगाया जाता है। किसके? आर्टिकल 356। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आर्टिकल 356। देखिए आर्टिकल 352 इससे संबंधित और आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352 जो कहता है, ये कहता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 3 कंडीशन में लग सकता है। पहला बाह्य आक्रमण या फिर गृह आक्रमण, दूसरा सशस्त्र विद्रोह। किस पे? सशस्त्र विद्रोह पे। इसके बाद ये कौन सा क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय, और ये संवैधानिक या फिर राष्ट्रपति शासन। इसके बाद बात करते हैं हम 360 की। आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 जो कहता है वो कहता है वित्तीय आपातकाल। देखिए वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जो है भारत में एक बार भी नहीं लगा है। अब देखिए इन दोनों में क्या होगी? राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल में सरकार बनी रहेगी और इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इस कंडीशन में सरकार बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो देखिए मुझे उम्मीद है मैंने जो आपको क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं और एक नई सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।